हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 और 5 से 11 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। कहाँ से प्रभावित है ये तो आपको पता होना चाहिए। यूएसए से है, अमेरिका से है, ठीक है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो मूल अधिकार है ये स्टार्टिंग में 7 था। भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। और उस समय क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इस मूल अधिकार से अलग से उसे एक अनुच्छेद में रख दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में 7 थे, अभी 6 हैं। ये जो हटाया गया था तो कोई अनुच्छेद ही इसमें से रिमूव किया गया होगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 इन दोनों में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। इसको हटाकर 300A या 300 का, या फिर इसे बोल लीजिए पार्ट 12 या फिर बोल लीजिए भाग 12, इसमें रख दिया गया। और वर्तमान में ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। बचे हमारे कितने, 6 अधिकार बचे, जिसमें से 14 से 18 हम पढ़ेंगे और 19 से 22 पढ़ेंगे, 23-24 पढ़ेंगे, 25 से 28 पढ़ेंगे और फिर हम 32 पढ़ेंगे, ठीक है। इन 6 अधिकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो मूल अधिकार है इसके बारे में बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स के संबंध में गारंटी दी गई है। अगर इसको छीनने की कोशिश की जाती है या इसे कम करने की या सीमित करने की कोशिश की जाती है तो क्या होगा, सीधा आप कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, संवैधानिक उपचार, और कोर्ट आपको सबसे पहले प्राथमिकता देगा। अगर आपको हाई कोर्ट जाना, जैसे मैं राजस्थान में हूं, अगर मुझे मेरे मौलिक अधिकारों का आनंद हुआ और मैं जाना चाहती हूँ हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद 226 मुझे ये पावर देता है, मैं सीधा हाई कोर्ट जा सकती हूँ, ठीक है, मेरे मूल अधिकार का अगर हनन होता है। प्रत्येक व्यक्ति समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है, ठीक है। अब आपको पता है प्रभावित है अमेरिकी संविधान से आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 और न्यायोचित है मतलब वाद ही हो गया, आप जा सकते हो, सीधा कोर्ट जा सकते हो। अब आ जाइए दूसरी बात पे। मूल अधिकार से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको छीना नहीं जा सकता किसी भी तरीके के कानून, और विधानमंडल के पास तो कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है, इससे संबंधित कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। लेकिन आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, जो कि केशवानंद भारती में बोला गया था कि मूल ढांचे को छेड़छाड़ किए बिना पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चौमुखी विकास, अब सुनिए, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा, बिल्कुल गारंटी दी गई। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। कुछ सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, देखिए कुछ अधिकार तो सिर्फ नागरिकों को, कुछ जो है नागरिकों और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। नागरिकों को जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। 15, 16, 19 और 29 और 30। 15 में बोला गया है, आपको पता है 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, उसी में आता है 15 में बोला गया है जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश,
इन सबको लेकर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। 16 कहता है लोक नियोजन, यानी जो नौकरी वगैरह होती है, ठीक है। 19 कहता है, 19 में है आप भारत में घूम सकते हो, आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति करने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें 19 में दी गई हैं। 29 और 30 आपको पता है माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक है, उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये केवल सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं जो भारत के, ये असीमित हैं, किंतु वाद योग्य है, बिल्कुल वाद योग्य है। आप जा रहे हो सीधा, आपको पता है डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये है। राज्य उन पर प्रतिबंध, लेकिन कारण उचित है। अब राज्य अगर इस पर प्रतिबंध लगा रहा है तो वो कारण क्या उचित है, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन हमेशा कोर्ट लेगा, ठीक है। यह निर्णय अदालत करेगी कि यह सही है या गलत है। सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। हालांकि कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं। अब कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ, जैसे आप देखो अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के को लेकर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 17 बोलता है अस्पृश्यता, आपको अच्छे तरीके से पता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था, जिसको 1976 में संशोधित भी किया गया था। तो पार्लियामेंट ही करेगी ना। अब वो जो पार्लियामेंट ने संशोधन किया था, जो वो अधिनियम आया था, वो आपको पता है अनुच्छेद 35 उसको क्या करता है? पावर देता है पार्लियामेंट को। विधानमंडल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अनुच्छेद 24 और 23 क्या कहते हैं? 23 और 24 में आप समझिए शोषण के विरुद्ध है, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी वगैरह जो होती है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते खतरनाक कारखाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। आगे बढ़िए, देखिए कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले, जैसे अगर बोले कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित है, लेकिन कुछ सकारात्मक है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अगर आरक्षण की बात करें, विशेष सुविधा है या नहीं है? जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई, आर्टिकल 16(4), ठीक है। चलिए, ये स्थायी नहीं है और स्थायी नहीं, क्योंकि संसद यानी पार्लियामेंट इसमें कमियां कटौती कर सकती है, संसद कमियों कटौती करे, इसका अल्पीकरण करे, लेकिन मूल ढांचे को छेड़ने का अधिकार संसद को भी नहीं है। मूल ढांचा कब आया आपको पता है? ये आया था केशवानंद भारती 1973, ठीक है। मूल ढांचे में नहीं कर सकती, संशोधन अधिनियम के तहत ये उसमें कमी कटौती कर सकती। कब कब कमी कटौती की जाती है ये भी जान लीजिए। अच्छा, अगर कोई देश डिस्टर्ब है या फिर किसी देश में आपात स्थिति है, मतलब आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तो उस समय ये जो मूल अधिकार है ये स्वतः निलंबित हो जाते हैं। बट 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 19 में जो अधिकार दिए गए स्वतः निलंबित होंगे और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है अपने आप ही लागू हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंतरिक विद्रोह का, आंतरिक आपात का नाम सुना, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, आंतरिक आपात, इसके दौरान किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं होंगे, इसको दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थान, ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। संसद को पावर है, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद इसे पावर दे रहा है? अनुच्छेद 33 दे रहा है। आगे बढ़िए। ऐसे स्थानों पर भी क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून लागू हैं। ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पर असमान परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो वहां भी संसद कर सकती है। और कौन अनुच्छेद 34 पावर देता है संसद को। ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी। ऐसा कानून, अच्छा, कानून की मदद से अगर प्रभावी बनाना है तो ऐसा कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। विधानमंडल का कोई यहाँ पे योगदान नहीं है, विधानमंडल कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, केवल संसद बनाएगी, ना कि विधानमंडल। आर्टिकल 35। हमने विशेषताएं देख ली, हमने देख लिया अल्पीकरण कब किया जाता है, हमने देख लिया ये वाद योग्य है, ठीक है, हमने देख लिया अनुच्छेद। अब हम उन अनुच्छेदों को, यानी कि जैसे 7 थे मूल अधिकार 7 थे, बचे कितने? 6, क्योंकि एक को रिमूव कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। जो 6 बचे हुए उनके बारे में हमें पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है। जैसे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, क्योंकि 31 को हटा दिया गया था। तो चलिए उसे हम स्टार्ट करते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब एक बात बताइए, इसको क्या बोला गया है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है।
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 12, अब अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन दिया गया है, राज्य की परिभाषा को बताया गया है, जिसमें राज्य का हिस्सा आपको पता है कौन कौन होता है। संसद है, विधानमंडल है, स्थानीय संस्थाएं हैं। ठीक है, स्थानीय संस्थाएं यानी कि आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, पंचायतें है ना 1992-93, जिसमें 29 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 और उसमें 18 विषय थे। नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये सब उसका पार्ट है और अन्य। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहता है कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिसमें मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश की जाती है, तो उसको क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 14 से 18 की बात। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। 19 से 22 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 कहता है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। यहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी दे देगा, इधर अनुच्छेद और इधर स्टेटमेंट आपको मैच करना होगा, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहीं पे फिर से बता देते हो कि देखिए, नोट करके लिखिए कि संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और यहीं पे लिख देती हूं मैं 19F, ठीक है, भी शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। ये बात समझ में आई? तो बचे कितने? 6। ठीक है, अनुच्छेद 14 को देखते हैं। विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। ठीक है, राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उनको एक समान लागू करवाएगा, किंतु भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोक प्राधिकारियों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष प्राधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब ये जो 14 है, जो भी कानून बनेगा उसमें ऊंच नीच और ये सब नहीं देखा जाएगा, ये सबके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सबके लिए समान होगा। ठीक है, सब पर समान लागू करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। किंतु अपवाद क्या आ गया? अब इन चीजों को लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते, इस पे प्रतिबंध है। लेकिन अनुच्छेद क्या है? अगर आप एक तरफ समानता कह रहे हो कि जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, लेकिन बालकों और स्त्रियों के विकास के लिए 15(3) अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, रिजर्वेशन वगैरह, या उनके लिए स्पेशल कुछ करना हो, तो ये अपवाद हुआ। अगर आप एक तरफ इक्वालिटी की बात कर रहे हो, एक तरफ इनको अलग से क्यों प्रावधान कर रहे हो? तो ये कि समाज में ये भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इनको ये इनके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15(3) और 15(4). 15(3) बालकों और स्त्रियों के विकास के लिए स्पेशल कर सकता है कुछ। अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, जो जातियां और जनजातियां हैं, SC/STs हैं, उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं ये अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो ये अपवाद है 15(3) और 15(4). अब आ जाइए 16 की बात करते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। इसमें भी आपको मिलेगा क्या कहते हैं, अपवाद। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों
में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन आर्टिकल 16, 2, 3, 4 और 5 इसके अपवाद हैं। कहने का मतलब है 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण रिजर्वेशन प्रदान कराता है। उच्चतम न्यायालय ने बालाजीवाद मामले में आरक्षण की जो अधिकतम सीमा थी वो कितनी बताई थी? 50%। कितनी? 50% बताई थी। तो अपवाद आपको पता होने चाहिए। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत नहीं फैलाना है। ठीक है, क्या नहीं करना है? छुआछूत नहीं फैलाना है। व्यक्ति को राज्यों के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को। आपको पता है संसद के पास ही पावर है, पहले ही मैंने बता दिया। 35 द्वारा दिया गया, इसके तहत संसद ने किया भी, कानून भी बनाया। देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, और इस 1955 वाले अधिनियम को 1976 में पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया और इसे नाम भी चेंज कर दिया। ओके, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। 1976 में से चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 35 के तहत अब कौन सा दंड दिया जाएगा? दंडनीय अपराध है ये। अगर आप छुआछूत फैला रहे हैं, कौन सा दंड दिया जाएगा? ये कहीं भी लिखा नहीं है इसके बारे में। अनुच्छेद 18 की अगर बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कहने का मतलब है राज्य सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय इसके अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधियों का अंत ये कर रहा है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। किंतु इस अनुच्छेद की अवहेलना करने अगर कोई कर भी लेता है विदाउट परमिशन, तो कोई क्या दंड दिया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19 पे आ जाइए। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किए जाने के बाद इसकी संख्या 6 रह गई है, जो कि निम्नलिखित है। चलिए निम्न को देख लेते हैं। 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता इसमें आती है। ठीक है। 19(1) ख शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हल्ला करके और बहुत ही मतलब बिल्कुल दहशत फैला रखा, नहीं, शांतिपूर्ण आप सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19(1) ग संगम या संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। इसमें राजनीतिक दल बनाने, कंपनी साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार शामिल है। ठीक है। अनुच्छेद 1 ग। अनुच्छेद 1 घ की बात अगर करें तो भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसमें इसके 2 भाग हैं, एक है आंतरिक, अनुच्छेद 19 देश में निर्बाध। ठीक है। अब आ जाइए, एक है बाहरी, अनुच्छेद 21 देश का बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। ओके, तो एक है आंतरिक और एक है बाहरी। अनुच्छेद 21 जैसे देश के बाहर घूमना और फिर वहां से वापस आने का अधिकार। चलिए 19(1) अंगा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार। पहले जम्मू कश्मीर इसमें नहीं आता था बसने वाले में, लेकिन अब इसमें आता है, पहले वो अपवाद था। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा क्षेत्र
जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में उनकी संस्कृति और भाषा और रिवाज के आधार पर जो बाहर के लोग हैं वहां पे एंट्री ना करें, ऐसा ना हो कि उनको कोई डिस्टरबेंस हो जाए, तो वहां पे प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा भी कानून बताया गया है। चलिए आगे देखिए 19(1)(4) कोई भी वृत्ति यानी कोई अगर आपको काम करना है, व्यापार करना है, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यापार करना तो कुछ और ही करने लग गए आप। ठीक है, ओके जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, खतरनाक व्यवसाय आदि, तो ये सब प्रतिबंध। आप व्यापार करिए लेकिन वो अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अधिकार इसमें दिए गए हैं। अब आ जाइए सीधा आते हैं हम 20। तो अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार है? पहले 7 था, अभी कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 19F को हटा दिया गया था। चलिए 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी निर्णित नहीं किया जा सकता जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। अगर किसी ने अपराध किया है और जब तक उस अपराध के लिए कोई कानून लागू नहीं किया, अच्छा इसके लिए ये दंड दिया जा रहा है, तब तक आप उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है, अब जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस समय उसे मैं कहती हूँ 500 रुपीज जुर्माना देना था। पकड़ा वो 1 महीने बाद गया या 2 महीने बाद गया, उस समय उस कानून के लिए जो उसने अपराध किया है उसके लिए 2000 रुपए जुर्माना है। तो जब उसने अपराध किया था तो उसे 500 पे करना है, ना कि 2000 पे करना है, 2000 पे करना। तो जब उसने अपराध किया उस समय जो कानून लागू है, जो विधि है उसके लिए, उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा, यानी उसे सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद के बनाए गए कानून के तहत। अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा मिलेगी। समझ में आया? एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार टॉर्चर किया जाएगा, एक बार उसे सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है एक अपराध के लिए उसे बार बार परेशान किया जाए। समझ में आया? अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाएगा। किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सब दिया गया है अनुच्छेद 20। और आपको तभी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जब इमरजेंसी लगी होती है तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, तो 20 यही है दोष सिद्धि। देख लीजिए। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब याद रखिए थोड़ा सा और कि अच्छा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें राइट टू लाइफ में कैसी लाइफ होनी चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, है ना? और गरिमापूर्ण अपने आप में एक शब्द है जो कि एक स्वच्छ वायु हो, अच्छा पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन अच्छा मिले, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। ठीक है। निजता का अधिकार 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जस्टिस के.एम. कुट्टूस्वामी, सेवानिवृत्त है ये, बनाम भारत संघवाद में सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न अंग या हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 21 ये आपको पता है राइट टू प्राइवेसी, है ना? तो 21 आता है। 21 का में कंफ्यूज मत होइएगा, 21 का आपको पता है राइट टू एजुकेशन, जो अभी हम देखेंगे आगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के, उनको निशुल्क शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आपको एक चीज बताती हूँ मैं, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या किया गया कि शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब इसमें 3 चीजें हुई, एक तो 21 का अनुच्छेद 35 और 11th ड्यूटी। आपको पता है मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, 11वां कर्तव्य हो गया पेरेंट्स का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। अनुच्छेद 45 किसमें आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएगा, उसमें अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और पोषण। ठीक है। और 21 का मौलिक अधिकार
यानी फंडामेंटल राइट्स 21 का को जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और जो क्या कहते हैं डीपीएसपी है उसमें 0 से 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके पोषण शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये कब हुआ था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िए। ओके, इस अनुच्छेद को संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको रख लीजिएगा, तीनों अनुच्छेदों को। डीपीएसपी अनुच्छेद 45, ड्यूटी 11वीं, और क्या कहते हैं मूल अधिकार 21 का। अनुच्छेद 22 पे आ जाइए। देखिए, बंदीकरण व निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, यह अनुच्छेद 21 का ही पूरक है। जो 21A है ना, उसका पूरक है, सॉरी 21 का ही पूरक है, और इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। देखिए 22 में है क्या? इसमें 7 खंड है, जिसमें खंड 1 और 2 में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों तथा संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। पहला, और इसमें 7 खंड है, पहला और दूसरा तो ये बोलता है गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, देखिए क्या क्या है गिरफ्तारी में लेने का कारण। अब आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो पूछेगा ना, भैया क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मेरा अपराध क्या है ना? तो अपराध तो बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी किसी को आप ले जा सकते हो। और गिरफ्तार करने के बाद कितने दिन तक टॉर्चर कर सकते हो? टॉर्चर करना ही नहीं है आपको। आपने पकड़ लिया उसे, अब उसे सजा कौन देगा? कोर्ट देगी। तो आपको कोर्ट के पास ले जाना है। अवकाश को और यात्रा को अगर छोड़ दिया जाए, विद इन 24 आवर्स उसे न्यायालय में पहुंचाना है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय को छोड़कर उसे नजदीक के दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। अब आ जाइए निवारक और निरोध क्या होता है। देखिए, इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व, अब उसने अपराध ही नहीं किया, पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है, और वस्तुतः कार्यवाही लोक व्यवहार बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकती है। उसके बाद जब खतरा टल जाता है तो उसे फिर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए निवारक निरोध संबंधी बनाई गई विधियां, निवारक निरोधक अधिनियम 1950। चलिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारतीय प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। यह 31 दिसंबर 1969 तक अस्तित्व में रहा। अब आ जाइए आगे। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। संकट काल में किसी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल से परामर्श लिए बिना 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। अप्रैल 1974 में यह भी समाप्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, 1984 के अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। अध्यादेश क्या होता है? इसे 2 वर्ष कर दिया गया। पहले कितनी थी? पहले 1 वर्ष थी, और 1984 में एक ऑर्डिनेंस आया और उसके तहत इसे कितना कर दिया गया? 2 वर्ष कर दिया गया। अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो जब पार्लियामेंट या विधानमंडल कार्य मतलब संचालन में नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और राज्यों में राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और राज्यों में राज्यपाल के पास है। ठीक है, जब सदन चल नहीं रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो संसद है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर ही संसद अगर इसमें से एक भी एब्सेंट है तो संसद का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीनों की सहमति जरूरी होती है किसी भी बिल के लिए। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983, सांप्रदायिक और जातीय दंगों तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना, ये था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983। नेक्स्ट है आतंकवाद निरोधक अधिनियम कोटा 2002। देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए 21 दिसंबर 2004
और केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए ये रद्द कर दिया गया। चलिए, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004 फिर आता है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें किया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन कानून 2009 आतंकवाद में वित्त पोषण तथा अन्य तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को सहायता करने वाले कार्यों को लाया गया। आतंकवाद से जुड़े मामलों की त्वरित जांच, अभियोजन और सुनवाई सुनिश्चित करना है। चलिए, अनुच्छेद 23 पे अब आते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। 23 की अगर हम बात करें, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके तहत मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसके तहत संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, रट लीजिएगा, अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1988 पारित किया था। ठीक है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करते हैं, 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, इसे क्या किया गया, 2016 में संशोधन किया गया। ठीक है, देखिए, बाल श्रम निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016 संशोधन करके इसका नाम क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया। जैसे आपको पता है अस्पृश्यता वाला 1955 वाला 1976 में क्या किया गया था, चेंज करके उसका नाम संशोधन करके उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, वैसे इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों या रोजगार में निषिद्ध कर दिया गया। अभी तक कह रहा था कि जो खतरनाक कारखाने, अभी जितने भी व्यवसाय सब में निषिद्ध कर दिया गया, सब में कहीं भी उन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो लोग पढ़ाई करें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, निःशुल्क शिक्षा, आपको पता है। चलिए, मौलिक अधिकार में भी है, डीपीएसपी में भी और कर्तव्य भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आता है। 25 कहता है कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को बिना किसी बाधा से मानने, ऐसा नहीं किसी को आप फोर्स कर सकते हो, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन करने और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार देता है। 27 की बात अगर हम करें, भाई धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो किसी धर्म का पोषण करे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसकी आय से किसी विशेष धर्म धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाए। इंपॉर्टेंट है। 28 देखिए, उन शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूर्णतः सरकार के खर्च पर चलते हो, यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं या सरकारी संस्थाएं होती हैं वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपको पता है धर्म राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष, आपको पता ही है सब कुछ। चलिए, संचालित होते हैं जो शिक्षा संस्थाएं किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित की गई हैं जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, उसमें दी जा सकती है, भले ही ऐसी संस्था का प्रशासन राज्य करता हो। इंपॉर्टेंट, पहले तो इसने बोला कि भाई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पूर्णता जो पूरी तरीके से सरकार के खर्च पर चलता हो। उसके बाद कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है उसमें दी जा सकती है, भले ही ऐसी संस्था का प्रशासन राज्य करता हो। समझ में आया? चलिए,
आगे बढ़िए। अनुच्छेद 29 कहता है कि 29 और 30 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। 29 देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत का कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ये इनको अधिकार है। 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाएं जो होती है उनकी स्थापना करना, उनके प्रशासन को चलाना, यानी प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। इसके तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, यानी आपको पता है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, उन वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का और प्रशासन करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है, तो 29-30 आपको पता है माइनॉरिटीज के लिए है। अब 32 की बात करते हैं। 31 को रिमूव कर दिया गया है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्यों के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जा सकते हैं, याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, ठीक है, कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसे कैद करने की वजह बताए, क्यों उसे पकड़ा गया है, उसका अपराध क्या है, ये सारी चीजें बताई जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मांडमस, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के दायरे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम कुछ और ही करने लग गए। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है उसी को करना है, अपने क्षेत्र से बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब प्रतिषेध की बात करते हैं। कार्यवाही तत्काल रोकने। अब ये क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी कार्यवाही कर रहे हो ना, उसको वहीं पे रोक दो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, उत्प्रेषण क्या है, इसको दोनों को एक साथ क्यों मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या बोला कि आप जो काम कर रहे हो उसको वहीं पे तत्काल रोक दो प्लीज, नहीं आपके क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आदेश लागू कर चुका अधीनस्थ न्यायालय, क्या किया है उसने, काम तो पूरा किया ही किया, उसने आदेश भी दे दिया कि हाँ ये इसका फाइनल डिसीजन है। उस डिसीजन को ही मानने को राजी नहीं, कह रहा है कि हम इस डिसीजन को मानते ही नहीं है, तो जो आदेश दिया गया उसको लागू ही नहीं करना है। यहाँ पे तो उसने रोक लगा दिया, प्रतिषेध में रुको, नहीं करने की जरूरत है। और यहाँ पे क्या है, पूरा काम हो चुका था, फाइनल डिसीजन आ चुका था, उस डिसीजन पे ही रोक लगा दिया कि हम इसको मानते ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आ जाइए अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। इसका अर्थ होता है कि क्या आप प्राधिकार यानी कि यह असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, किस अधिकार से, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्यता नहीं रखता है और किसी पद पर बैठा हुआ है, तो न्यायालय उससे पूछेगा कि भाई आप वहां बैठे हो, ठीक है, आप मुझे खाली प्रूफ दे दो कि आपके अंदर ये योग्यता, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रूफ मांगा जाता है कि आप बताइए मुझे कि आप किस अधिकार से इस चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझिए कि किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं, आप मुझे अपना इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप लाके मुझे दे दीजिए, दिखा दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, उसके बाद आप इस पे बैठ सकते हैं। तब तक आप काम नहीं कर सकते इस चेयर पे बैठ के, इस पद पर बैठ के। ठीक है, तो ये था अधिकार परीक्षा। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, क्या कहते हैं, प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में, उसे याद रखिएगा। प्रतिषेध में क्या होता है, काम चल रहा है, रोक दिया गया, और यहाँ पे उत्प्रेषण में क्या होता है, काम पूरा हो चुका है और फाइनल हो चुका है, उस फाइनल जो डिसीजन आ गया उस काम के लिए, उसी को मान्यता नहीं दी जाती है, मानते ही नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 33 पे आइए। संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और किसी पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों को
युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। और पावर कौन दे रहा है? आर्टिकल 33। 34 कहता है यदि देश में कहीं पर भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन आपको पता है कि 20 और 21 किसी भी हाल में खत्म नहीं होंगे, संशोधन भी करना है, मूल ढांचे को नहीं करेगा। वो सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 35, यह केवल संसद को विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी करने का अधिकार प्रदान करता है, केवल पार्लियामेंट के पास। नोट करिए, जब राष्ट्रपति देश में 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, कब लगता है? युद्ध और बाह्य आक्रमण, तो अनुच्छेद 19 के तहत सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। रट लीजिए। अन्य मूल अधिकार को राष्ट्रपति 359 के तहत अधिसूचना जारी करके निलंबित करते हैं, वो तो स्वतः निलंबित होते हैं। लेकिन बाकी के मूल अधिकारों को अगर निलंबित करना है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? अधिसूचना जारी कर ही निलंबित करवाएंगे। लेकिन 19 अपने आप ही ये हो जाते हैं निलंबित हो जाते हैं, और जैसे ही वो खत्म होता है वो स्वतः लागू हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन एक और चीज है, जैसे मैंने बताया, संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन स्पष्ट उल्लेख नहीं। संविधान में अनुच्छेद 13(2) में प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में कमी करता हो। संविधान का अंतिम निर्वचन करता उच्चतम न्यायालय है, इसीलिए इसके समक्ष वाद गए। ठीक है, जब जो कोर्ट के पास जब ये बात गए कि भाई उन्हें अल्पीकरण करना है, यानी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में कमी करे। अगर कमी कर रहा है तो ऐसा ही आया केस कोर्ट के पास कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनमें अल्पीकरण कर किया जा सकता है, इन्हें कम किया जा सकता है, इन्हें समाप्त किया जा सकता है, इस तरीके की बात आई। तो ध्यान से सुनिए, जब कोर्ट के पास ये न्यायालय में ये मामला गया तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, इसमें क्या बोला गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद में बोला गया हाँ कर सकते हैं हम संशोधन करके हम उनका अल्पीकरण कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उन्हें मूल अधिकारों को। फिर एक और मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला 1967 में। इसमें ये बोला गया, पहले शंकरी ने बोला कि कर सकते हैं, यस, इसमें बोला गया मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। शंकरी में बोला गया कि किया जा सकता है, गोरखनाथ में बोला गया कि नहीं किया जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन 1971, राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब जितने भी संविधान संशोधन होंगे उसमें राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि आप यस करोगे, आप बाध्य हो। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में जब आया तो ये जो 24वां संविधान संशोधन था जिसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट महोदय जो है यस करेंगे सब में, तो इसमें ये बोला गया कि 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने माना कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है कर दीजिए, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि संसद संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं करेगी, किसी कीमत पे नहीं करेगी। ओके, फिर आता है 42वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसकी बात सुनिए, इसमें क्या हुआ कि संसद द्वारा किए गए संशोधन की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि संसद द्वारा जो संशोधन किए जा रहे हैं आप न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते हो। संसद की संशोधन की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं होगी, 42वां संविधान संशोधन ने बोला। आइए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। कहने का मतलब है न्यायालय संशोधन की समीक्षा कर सकता है। न्यायालय क्या करेगा? संशोधन की समीक्षा करेगा। पहले बोल रहा है कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता 42वें, मिनर्वा मिल में बोलता है कि करेगा, कोर्ट करेगा समीक्षा उसकी। ठीक है, नोट करिए वर्तमान में स्थिति क्या है। अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर, 368 में क्या है? संविधान संशोधन है ना। आपको पता है जब मैं 1 से 4 पढ़ाई थी तो चौथा वाला जो था वो 368 के बाहर है, उसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है 50%, है ना। ठीक है,
तो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु इसमें संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। आधारभूत ढांचा, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो कि केशवानंद भारती ब्रह्म केरल संघ में बोला गया था। ठीक है, तो ये बात पता होने चाहिए। शंकरी बोलते हैं हो सकता है ना, गोरखनाथ में नहीं हो सकता। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति को बाध्य किया जाता है। तो ये आपको सीक्वेंसिंग में याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था मूल अधिकार, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।